डायरेक्टेड टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट। कॉन्शियस आप किससे रिलेटेड हो सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट के अंदर जो इन्होंने बात की वो क्या कह रही है कि वो जो सेंसेस हैं आपकी फाइव, उन्हीं को आप इसको देख सकेंगे, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकेंगे ना चीजों को। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप देख ही नहीं पा रहे, ठीक है, उनको आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो वो कॉन्शियस किसी चीज के बारे में होंगे, रियलिटी के बारे में कॉन्शियस होंगे तो आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कॉन्शियस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के टुवर्ड आप क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, वो कॉन्शियस होंगे। देन reality of an object then is intimately related to one's consciousness of it, ठीक है। उसकी रियलिटी आप उसी वक्त अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब आप कॉन्शियस होंगे। समझ आ रही है ना? ठीक है। देन आप क्या करते हैं? Thus reality according to Hustler is divided not into the subject and object। हम तो यही बात कर रहे हैं ना, रियलिटी सिंगुलर कंस्ट्रक्ट है या रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। अगर सिंगुलर कंस्ट्रक्ट है तो ऑब्जेक्टिवली हम जाएंगे, अगर वो सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है तो हम सब्जेक्टिवली उसकी तरफ जाएंगे। यही बात हमने की। उसी कंटेक्स्ट के अंदर वो हसलर ने कह दिया कि ये सिर्फ इतना नहीं है, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली। किसको? रियलिटी को। बट इट इज इनटू द डुअल नेचर ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एज दे अपीयर इन कॉन्शियसनेस। आपके कॉन्शियस के अंदर वो कैसे आ रही है? वो सब्जेक्टिवली भी आ सकती है, वो ऑब्जेक्टिवली भी आ सकती है, ठीक है। रियलिटी तो इट्स मीन कि वो डुअलिटी की बात करता है, द इंटेंशनैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि वो उस कॉन्शियस के ऊपर बेस कर रही है रियलिटी। Either you are perceiving it as objective or subjective, ठीक है। The refusal of the subject-oriented dichotomy, ठीक है। This theme flows naturally from the intentionality of consciousness. The reality of an object is only perceived within the meaning of the experience of an individual। कौन सा इंडिविजुअल रियलिटी को क्या मीनिंग दे रहा है? आइदर वो कह रहा है कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है या सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर वो बेसिकली इसको कह रहा है इंटेंशनैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। देन एन इंडिविजुअल राइटिंग अ फिनोमेनोलॉजी वुड बी रीमिस टू नॉट इंक्लूड सम डिस्कशन अबाउट द philosophical presupposition of phenomenology along with the method in this form of inquiry। तो हम यही बात कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने क्या करना है कि बहुत सारी चीजों से अपने आप को डिटैच करना है इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर phenomenological research or qualitative research। In that case it might possible you miss something, ठीक है, जो फिनोमेना को प्योरली डिस्क्राइब कर सके। उसके ऊपर रिसर्चर ने डिवोट किया और 100 पेजेस टू द फिलोसॉफिकल असम्पशन बिफोर ही टर्न टू द मेथड। इट्स मीन कि आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वालिटेटिव के अंदर फिनोमेनोलॉजी है, तो उसके अंदर 100 पेजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके किस चीज के ऊपर लिखे जाएंगे? फिलोसॉफिकल स्टांस के ऊपर लिखे जाएंगे कि आप किस फिलोसॉफिकल स्टांस को एडॉप्ट कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या इंटरप्रेट कर रहे हो। अब समझ आएगी इसकी? क्लियर हो सारे? क्या कर रहे हो? हैं? तो अभी ठीक करना है क्लास में बैठ के। ये भी एक फिनोमेना है। देन हम क्या कर रहे होते हैं इसके बाद? डिफाइनिंग फीचर ऑफ फिनोमेनोलॉजी। कौन कौन से फीचर्स हैं फिनोमेनोलॉजी के, ठीक है। इस मीन के हम जितनी भी आज ये पढ़ेंगे जो हमारे पास टाइप रह गई थी, वो सारी की सारी टाइप्स पहले उनकी डेफिनेशन होंगी, उसके बाद उनके फीचर होंगे और इसी तरीके से उनकी चैलेंजेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ फिनोमेनोलॉजी क्या है? एन एम्फेसिस ऑन अ फिनोमेना टू बी एक्सप्लोर्ड, phrased in terms of single concept of idea
such as the educational idea of professional growth, the psychological concept of grief, or the health idea of caring relationship. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक फिनोमिना को एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करती हैं. ठीक है, as emphasis on a phenomena to be explored phrased in term of single concept or idea. एक पहले कंसेप्ट देंगे, आइडिया बताएंगे एक फ्रेज के अंदर कि बेसिकली ये है क्या, आप इसको कैसे ले रहे हैं, कैसे स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, देन सच एज एजुकेशनल आइडिया ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ. अब एजुकेशनल आइडिया बहुत बड़ी चीज है. ठीक है, उसको आप सिर्फ एक फ्रेज के अंदर कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब प्रोफेशनल ग्रोथ को डिफाइन करते हुए आप डिफरेंट किस्म की चीजें फिर डिफाइन करेंगे. इसी तरीके से साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ ग्रीफ, ठीक है, or the health idea of caring relationship. Then the exploration of this phenomena with a group of individuals who have all experienced the phenomena. Thus a heterogeneous group is identified that may vary in size of 3 to 4 individual to 10 to 15. It means कि किसी एक फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 से 4 लोग या आप क्या करेंगे 10 से 15 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उनकी नेचर क्या होना चाहिए, वो हेट्रोजीनियस हो. हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स का होमो सेम होता है और हेट्रो जो है वो डिफरेंट ग्रुप ही. एक क्लास एग्जांपल मेल एंड बॉय, मेल एंड फीमेल. मेल एंड फीमेल जो है वो दो तरह के ग्रुप हैं जिनको आप डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होंगे. ठीक है, देन a philosophical discussion about the basic idea involved is conducting a phenomenology. This turn on the lived experience of individual. हमने यही स्टार्ट किया था ना कि ये बेसिकली lived experience of an individual है जिसको आप क्या कर रहे होते हैं, उसी सेम नेचर के बहुत सारे लोगों के ऊपर उसको अप्लाई कर रहे होते हैं. अब लेकिन हम यहाँ पे हेट्रोजीनियस ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एक फिनोमेना है. ठीक है, कि वो डिफरेंट किस्म के लोग उस एजुकेशन एक्सपीरियंस को, ग्रीफ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. दो तरह के ग्रुप जो है वो उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, और फिलोसफिकल डिस्कशन अबाउट द बेसिक आइडिया इन्वॉल्व in conducting a phenomenology. This turn on the lived experience of individuals and how they have both subjective experience of the phenomena and objective experience of something in common with other people. ठीक है, सब्जेक्टिवली आपने फिनोमेना के साथ उनको डिस्कस किया है और ऑब्जेक्टिवली आपने किनके साथ किया, जो और लोग उस पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर है उनके साथ लिंक करके आपने एक पूरे का पूरा फिनोमेना जो है वो डिस्क्राइब किया है. Thus there is a refusal of the subjective objective perspective, and for these reasons phenomenology lies somewhere on a continuum between qualitative and quantitative research. It's mean कि phenomenology को जब आप डिस्कस करेंगे तो वो आपकी मिक्स्ड मेथड होगी, क्योंकि हमने ये बात की ना कि सब्जेक्टिवली आप फिनोमेना को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिवली उसको लोगों के साथ रिलेट करेंगे. ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें जो है वो एक ही रिसर्च के अंदर कर रहे हैं. हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ रहे हैं, स्टिल वी आर डिस्कसिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च एज वेल. ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फिनोमेना, जब दो तरह के फिनोमेना को हम किसी एक रिसर्च के अंदर लेके आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहते हैं. और फिनोमेनोलॉजी जो है उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, मिक्स्ड रिसर्च कर रहे होते हैं. ठीक हो गया, इट्स मीन मिक्सचर ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. ठीक है, in some form of phenomenology the researcher bracket himself or herself out of the study by discussing personal experiences with the phenomena. This does not take the researcher completely out of the study, but it does serve to identify personal experience with the phenomena and to partly set them aside so that the researcher can focus on the experience of the participants in the study. मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या कर रहे होते हैं, ये क्वालिटेटिव जब भी स्टार्ट हुई है
हमने उस दिन से बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने करना क्या है, एज ए रिसर्चर उस फिनोमेना के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। अनबाइस्ड रह के लोगों के एक्सपीरियंस को बताना है, आपने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताना उसके अंदर, ठीक है। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहे हो कि अब एक्सपीरियंस तो आपने किया है ना, सबसे पहले ऑब्जर्व तो आपने किया है ना। ऑब्जर्वेशन के लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। जब आप सेंसिटिव हैं तो तभी आप डिफाइन कर सकेंगे किसी एक फिनोमेना को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा होता है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस विद द फिनोमेना, दिस डज नॉट टेक द रिसर्चर कंप्लीटली आउट ऑफ द स्टडी। आप लेकिन उसकी वजह से ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल सेपरेट हो के इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करें और उनसे डेटा कलेक्ट करें और एक फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो कंडक्ट करें। कहीं ना कहीं आपकी बायसनेस उसके अंदर, बायसनेस तो नहीं लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो आएगी ही आएगी उस पर्सनल एक्सपीरियंस को फिनोमेनोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं ना तो डिस्कशन वाले चैप्टर के अंदर आप प्रॉपरली हर चीज जो है वो बयान करते हैं, ठीक है। नैरेटिव्स आप बिल्ड करेंगे, फिनोमेना एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको खुद उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों की बातों को इंटरप्रेट कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि दिस इज एन आइडियल बट रीडर learn about the researcher experience and can judge for themselves whether the researcher focus solely on the participant's experience in the description without bringing himself or herself into the picture, ठीक है। अब वो जो रीडर है बनने वाला, उसको क्या पता लग रहा है, जिस रिसर्चर ने लिखा है वो तो उसको परसीव करेगा ना कि उस इंडिविजुअल ने ये एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अगर उसने एक्सपीरियंस नहीं भी किया तो उसने विटनेस तो किया है ना उस एक्सपीरियंस को, ठीक है। देन जॉर्जी ने 2009 के अंदर सीज दिस ब्रैकेटिंग एज अ मैटर नॉट ऑफ फॉरगेटिंग व्हाट हैज बीन एक्सपीरियंस बट ऑफ नॉट लेटिंग पास्ट नॉलेज बी एंगेज व्हाइल डिटरमिनिंग एक्सपीरियंस है, वो इसमें नहीं आएगा। ही देन साइट्स अदर एस्पेक्ट हु ये रिसर्चर, ठीक है, जिसने 2009 के अंदर कंसेप्ट दिया, ही देन साइट अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वेयर दिस सेम डिमांड होल्ड। अ जूरर इन अ क्रिमिनल ट्रायल वे हियर अ जज say that a piece of evidence is not admissible. A scientific researcher may hope that a pet hypothesis will be supported, but then note that the result don't support it. ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस जो है या एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट तो करवा सकता है उस एक स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर, बट एक्चुअल में वो चीज जो है वो सपोर्ट नहीं होगी। वो कैसे कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर कर रहा है। अब नेक्स्ट फीचर जो है फिनोमेनोलॉजी रिसर्च का क्या है कि फिनोमेनोलॉजिकल जो रिसर्च है उसमें हम मिक्स मेथड यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बेसिकली हमारी जो रिसर्च बेस्ड होती है क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। सर हम क्वालिटेटिव होती है, तो हम लोग इसी के लिए ये दोनों मिक्स मेथड यूज करते हैं सिर्फ फिनोमेनोलॉजी के लिए, और किसी भी एग्जिस्ट नहीं करते, और किसी भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों सर? हाँ, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की बात कर रहा है, इस वजह से। और जब हम लोग क्वालिटेटिव करते हैं या तो हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हम सब्जेक्ट की सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट की बात करते हैं। लेकिन जब हम मिक्स करेंगे तो हम दोनों को, मिक्स के अंदर दोनों की बात करते हैं, दोनों को। इसका पहली जो वो थी ना डिस्कशन हमारी, उसको अंडरस्टैंड करो ना, तो हमने कहा था कि रियलिटी सिंगुलर कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव या सिंगुलर कंस्ट्रक्ट है या सोशली कंस्ट्रक्टेड है रियलिटी। इसके अंदर फिनोमेनोलॉजी के अंदर वो कहता है कि ये है सोशली कंस्ट्रक्टेड, लेकिन आपने सोशली कंस्ट्रक्टेड थी, सब्जेक्टिवली आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन इसके साथ आप लोगों को रिलेट करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आ जाती हैं ना, है ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है, ये क्वांटिटेटिव के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि ज्यादा सेंस जो है ना फिनोमेनोलॉजी का वो क्वालिटेटिव में ही चलेगा। बट ये एक वाइड रिसर्च है, टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च की, जिसके अंदर आप मिक्स्ड मेथड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो एसेंस है वो किसका होगा, क्वालिटेटिव का होगा। इसीलिए हम इसको क्वांटिटेटिव में डिस्कस नहीं करते, क्वालिटेटिव के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है।
देन आपका क्या है, then a phenomenology and with a descriptive passage that discuss the essence of the experience for individual, incorporating what they have experienced and how they experience it. The essence is the claiming aspect of a phenomenological स्टडी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका होता है ना, उसके अंदर आप इसको डिफाइन कर रहे होते हैं फिनोमिनोलॉजी को, ठीक है। और ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ब्रैकेटिंग कर रहे हैं, और ब्रैकेटिंग इन और ब्रैकेटिंग आउट। ब्रैकेटिंग इन क्या कि रिसर्चर अपना एक्सपीरियंस करेगा, उसके बाद बताएगा, लेकिन रिसर्चर अपना एक्सपीरियंस लिखेगा नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो ब्रैकेटिंग आउट, ठीक है। इसी को हम बेसिकली जो कह रहे थे ना पीछे जो डिस्कस किया था वर्ड, ये उस वर्ड का एपॉची की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली वो ब्रैकेटिंग का कंसेप्ट है। सर एक दोबारा बता देंगे क्या, एक बार वन पॉइंट यू आर कंसीडरिंग इज दैट हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ। द अदर पॉइंट इज यू आर सेइंग बट एट सम हाउ वी विल बी एडिंग अपॉन इट। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस जो है जब तक आपने किया हुआ नहीं, आप फिनोमेना को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिनोमेनोलॉजी के अंदर रिसर्चर, हम एक्सपीरियंस लेकिन रिसर्चर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फिनोमेना आप पहले एक्सपीरियंस करें और उसके बाद रिसर्च करें, ये बात भी है, ठीक है। लेकिन अगर एक रिसर्चर ने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो फिनोमेना, वो अपनी रिसर्च के अंदर लिखेगा नहीं। एक्सपीरियंस किया हुआ है वो, क्योंकि रिसर्च कर रहा है, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता, वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। तो लोगों से जो पूछेगा वो बताएगा। इसको इतना स्टेट नहीं करेंगे, डाटा जो हम लोग ले रहे हैं सैंपलिंग बेसिस पे, उसके ये रिजल्ट्स हैं, ये उसके डिवाइड, हाँ उसके ये हम लोग उसमें ये चीज नहीं बोलेंगे अपना नहीं, अपनी मतलब चीजें जो है ना वो ब्रैकेटिंग आउट करके रहना है आपने, इतना। लेकिन अगर हम रैंडम एग्जांपल ले लें क्योंकि एक बात जो हम लोग जिस पे सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, जो भी एक चीज फिर जिस पे हम डिसीजन लेंगे, अगर हम उसकी बात करें और हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें मोस्टली ओपिनियन यही है जर्नल, हाँ वो तो लोग एट सम एक्सटेंट डोंट यू बिलीव कि हमारा भी ओपिनियन उसी में ही रिलाई कर रहा है, इसीलिए तो बात कर रहे हैं ना हम। नहीं वी आर सेइंग आवर ओपिनियन अपार्ट, हाँ ये बात कहना ना, वी आर सेइंग दैट आवर ओपिनियन अपार्ट, हमारी ओपिनियन हमें कंसीडर नहीं हो रही, लेकिन समवट एवरीवनस ओपिनियन इज रिलाइंग ऑन आवर ओपिनियन, तो हम उसको फिर कैसे स्टेट करेंगे, आप क्या कहते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि आप अपना स्टेट नहीं कर सकते, बट एक्सपीरियंस किसी इंडिविजुअल ने किया हुआ है कोई चीज़, तो वही फिनोमेना को अंडरस्टैंड भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट जो कह रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आपने वो रिजल्ट बताने हैं, आपने अपना ओपिनियन बीच में ऐड नहीं करना, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी सारी रिसर्च मिक्स में या किसी में भी क्वांटिटेटिव भी रिसर्च हो ना, उसमें आप अपना ओपिनियन ऐड नहीं कर सकते। रिसर्च तो वैसे कोई कहता है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टेट, ये टर्मिनोलॉजी स्टेट जो है वो इस तरह का वो ये कहेंगे ना द स्टडी स्टेट्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ना, जब आप एक मॉडल बनाते हैं ना, आपने हाइपोथेसिस लिखा तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि हाइपोथेसिस आप लोगों ने जो क्वांटिटेटिव के अंदर किया, आप लेके आए ना, तो आपने कहा सर ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ये क्या है, ये आपकी विश है ना, देखा क्या कह रहा है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमको रनिंग प्रोसेस वो पूरा प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने डिस्कशन के अंदर आके कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर देते हैं, समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इसके अंदर वो तो जब हम हाइपोथेसिस रन करते हैं समहाउ हमें पता लग जाता है हमने वो चीज की है कि नहीं की, वो हमें पता लग जाता है। लिटरेचर की बेस पे करते हैं, लिटरेचर की बेस पे हमने हाइपोथेसिस बनाए ना, जब लिटरेचर पे हम बना रहे थे तो हमें पता लग गया कि लिटरेचर में ये कह रहा है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट कर रहे हैं, हाँ डायरेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों चीजें हमें पता लग जाएंगी। अच्छा अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है हमने एट सम एक्सटेंट अपना ओपिनियन उसमें एंटर किया है, हमने कहीं ना कहीं जो है and if it's positive it means that it's totally based on sense of वो हमारे ऊपर होता है कि अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उसकी डिस्कशन इस तरह कंडक्ट करते हैं कि ये बड़ा जबरदस्त फिनोमेना है, ठीक है। ऐसे पॉसिबल कि एक्सेप्ट हो जाए और उसमें हमारी ओपिनियन होती है ना, आप जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, ये तो आपके ऊपर है ना। एक ही चीज है मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा फीमेल ज्यादा है इस क्लास के अंदर, नहीं सर, 2 4 6 हैं यहाँ,
6 भी बड़ा नंबर है ना, इसलिए बात करते हैं। छठा कौन है? ये 2 है ना, 2 4 पीछे। अब बात क्या करने लगा था, हाँ, कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी मतलब पसंद की बात हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर 2 तरह के रिएक्शन जो हैं वो आप दे सकते हैं। कि एक ही इंसिडेंट 2 दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा आपने उसको बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम कर दिया और दूसरी दफ़ा उसी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये 2 तरह के इंसिडेंट हैं। इसके अंदर आप इन्वॉल्वमेंट किसकी है? बंदा तो वही एक ही है ना, एक ही बंदे के साथ हो भी रहा है एक्सपीरियंस, लेकिन दोनों टाइम के ऊपर उसने क्या किया है, अपोजिट रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो आप इसके अंदर किसकी, इंडिविजुअल की ही जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है उसी के ऊपर आ गया ना। हम सैम्पलिंग से उसका डाटा लेंगे, हाँ, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर एक मैंने हाइपोथेसिस बनाया, मैंने शुरू के अंदर बनाया ना कि कंपैशन की वजह से इंडिविजुअल क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। अगर इंडिविजुअल कंपैशनेट होगा टुवर्ड्स हिज और हर जॉब, लेकिन होता क्या है, जब हमने टेस्ट किया तो पता लगा वो तो रिजेक्ट हो गया हाइपोथेसिस। तो हमने क्या कहा कि कंपैशन की वजह से फटीक आती है और फटीक की वजह से उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। ऊपर मैं सारी वो बात कर रहा था, नीचे मैंने उसको जस्टिफाई करने के लिए उसी बात को निगेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ और चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी। तो फिनोमिनल क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा रूम होता है, क्वांटिटेटिव के अंदर आपके पास रूम कम होता है इस चीज़ का कि आप अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च है। यहाँ पे आपने क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा असेस किया है तो इसको आप अपने मीनिंग हमेशा पहना सकते हैं। इसीलिए बार बार हम बात कर रहे हैं कि आपने इसके साथ अपने आप को ब्रैकेट नहीं करना, आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। मीन कि आपकी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो आपने एक्सपीरियंस की हुई हैं वो ना आ रही हो। देन हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, डेटा। सर अप्रोची क्या होता है? वही अप्रोची को ही हम डिस्कस कर रहे थे ना, ब्रैकेटिंग इन अच्छा, और bracketing ब्रैकेटिंग आउट, उसको अप्रोची कहते हैं, ब्रैकेटिंग बेसिकली सर इन एंड आउट है। इन मतलब आउट मीन ब्रैकेटिंग इन, ब्रैकेटिंग आउट। हम लोग उसको ब्रैकेटिंग बेसिकली अप्रोची को आप कहें ब्रैकेटिंग, सिंपल। आप ब्रैकेटिंग किस चीज की, रिसर्चर की। रिसर्चर अपने आप को फिनोमेना के अंदर कितना इन कर रहा है और कितना आउट कर रहा है, ठीक है। देन हमारे पास आता है इसके अंदर डेटा कलेक्शन क्या होती है, इसका अगेन एक और फीचर डेटा कलेक्शन के हवाले से, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व टिपिकली इंटरव्यूइंग इंडिविजुअल हु हैव एक्सपीरियंस द फिनोमेना। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उन इंडिविजुअल से रिलेटेड जो क्या कर रहे होते हैं। क्यों सर इस रूम का इशू है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, सिस्टम ही ऑफ हो जाता है। कभी वहाँ माउस का इशू था, कभी प्रोजेक्टर का। पहले तो कभी नहीं हुआ, उस दिन हमने 3 घंटे के कौन सर हमने लास्ट सेमेस्टर में क्लासेस दी थी ना, हुआ था। नहीं, अभी जो पिछली क्लास में नहीं है वो उसको बुला के लाता हूँ सर बुलाओ। नहीं, ये कुछ ऐसा तो नहीं है किसी के हाथ में रिमोट है आप सर रिमोट तो होगा, बाइक रिमोट तो होगा, रिमोट होगा किसी के पास, आज बार बार बंद हो रहा है। साजिश कुछ साजिश हुई है ना? किसने की है? आप स्पेशल सही यहाँ से ऑन कर नहीं नहीं, वो सिस्टम ही ऑफ हो गया। उधर से हाँ, ये टाइमर लगा है यहाँ से हो जाता है वैसे। आधे घंटे का टाइम यहाँ से भी ऑन हो जाता है, अगर ऊपर चढ़ के ड्रॉप करो ना। लेकिन सिस्टम ही ऑफ है ना, सिस्टम ऑफ। सर यहाँ से ऑन ऑफ करें हो जाएगा ये सर। सिस्टम अच्छा को ये सर ठीक है, इससे बता रहा असाइनमेंट का क्या बने आप लोगों को? हो गई। पब्लिश फॉर्म के अंदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं या आपके न्यूज़ के अंदर जो चीज़ें आ रही होती हैं उनको आप क्या करते हैं, एज एन ऑब्जर्वेशन यूज़ करके फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू तो एक सेकंड स्टेप आ जाता है ना, इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो ऑब्जर्वेशन चलती है। मेथडोलॉजी जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर।
Data analysis that can follow systematic procedure that move from the narrow unit of analysis, significant statement, and on the broader unit, meaning unit, and on the detailed description that summarize two elements: what the individual have experience and how they have experience it. ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं। थीम्स के लिए अगर एक थीम आपने डिफाइन करना है तो वो छोटा सा पार्ट लेते हैं इंटरव्यू के अंदर से, और इसको हम वैसे तो हमने करना है ना उसके अंदर एन वीवो के अंदर, लेकिन ये भी है कि हम शायद ये फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी जो है ना वो पावर बीआई के अंदर करें, क्योंकि पावर बीआई ने जो ये सॉफ्टवेयर है बिजनेस एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है, उन्होंने ये फीचर दिया है उसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। वर्ल्ड क्लाउड जो नहीं बनते वो हम बस अब नेक्स्ट वाला जो है नहीं अभी तो है खैर, वो आखिरी कुछ क्लासेस के अंदर ना हम पावर बीआई भी करेंगे और एन वीवो भी करेंगे। ठीक है, तो पावर बीआई जो है ना उसके अंदर ये वर्ल्ड क्लाउड बन जाते हैं जो थीम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। AI, Excel और वो सारा कुछ दिया होगा, थोड़ा बहुत किया कब किया है? YouTube से देख। हाँ, तो वो इधर सही जगह करेंगे ना। सॉफ्टवेयर तो सारे के सारे आप एक्सेल को HR के लोग जो है वो HR के लिए यूज़ करते हैं, फाइनेंस वाले फाइनेंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से पावर बीआई डेटा एनालिटिक्स वाले डेटा एनालिटिक्स के कंटेक्स्ट में यूज़ करेंगे, हम लोग उसको क्वालिटेटिव स्टडी में यूज़ करेंगे। कि क्वालिटेटिव स्टडी उसके अंदर कैसे कंडक्ट की जाती है, वो जो इंटरव्यूज होते हैं आपके। अब फिनोमेनोलॉजी एंड विद अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज दैट डिस्कसेस द एसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल incorporating what they have experienced and how they experience. The essence is the culminating aspects of phenomenological study। ठीक है, तो इसके अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो आप लोगों ने अभी असाइनमेंट दी है ना, आपने पढ़ी तो है ना, उसमें थीमेटिक ही हुआ है ना सारे का सारा। फिनोमेनोलॉजी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी। फर्स्ट क्या है कि प्रोपोनेंट, क्या ये एक बेसिकली टाइप है की प्रोपोनेंट। ठीक है, ये इन लोगों ने डिस्कस की थी। फोकस क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस, एम्फेसिस, अंडरस्टैंडिंग एंड मीडिएटिंग मीनिंग। हमने यही कहा था ना कि लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल को एसेस करेंगे और सारे इंडिविजुअल के ऊपर आप वो फिनोमेना अप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस फोकसिंग ऑन द फिनोमेनन इटसेल्फ। फिनोमेना को आप देखते हैं, एक फिनोमेना सिंगल, ठीक है, क्या है? द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस क्या है। और एक फिनोमेना, एक चीज़ से रिलेटेड, इंडिविजुअल को तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, आप कौन कौन सा एक्सपीरियंस लेंगे? आपने सिर्फ उस एक फिनोमेना से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है वो कलेक्ट करना है। देन फिलॉसफिकल बेसिस क्या है उसकी? ये बेसिकली जो की प्रोपोनेंट है ना, इसके अंदर ज़्यादातर इन्होंने मैक्स वेन ने की थी, क्लार्क ने की थी 1994 के अंदर। ठीक है, इन्होंने डिफाइन भी किए थे और इसके अंदर उन्होंने कहा था कि एम्पिरिकल, साइकोलॉजिकल फिनोमेनोलॉजी और इसी तरीके से हर्मेनेटिक फिनोमेनोलॉजी, दो तरह की उन्होंने टाइप्स बताई हैं जो मेन टाइप्स हैं। ठीक है, एक आपकी हर्मेनेटिक फिनोमेनोलॉजी है और एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनोलॉजी है, एम्पिरिकल। ठीक है, एक के अंदर क्या करते हैं आप? इंटरप्रेट करते हैं लिव एक्सपीरियंस को। फोकस इसका जो हर्मेनेटिक है उसका किस चीज़ के ऊपर होता है? लिव्ड एक्सपीरियंस के ऊपर। इट्स मीन कि हमने अभी तक जितनी भी बातें की हैं वो सारी की सारी इससे रिलेटेड थी। उसके बाद जो है वो ट्रांसीडेंटल एम्पिरिकल साइकोलॉजी या फिनोमेनोलॉजी, साइकोलॉजिकल फिनोमेनोलॉजी। इसके अंदर ये ज़्यादातर 1994 के अंदर इस इंडिविजुअल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसमें वो क्या करता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस फोकसिंग ऑन द फिनोमेना इटसेल्फ। Then based on Hustler concept of Epoche or bracketing to remove bias। ये जो मैं कह रहा था ना, Epoche क्या है? आपकी ब्रैकेटिंग है, ब्रैकेटिंग इन, ब्रैकेटिंग आउट। ठीक है, तो इसका ज्यादातर फोकस जो है वो इस चीज के ऊपर था। इंपीरिकल एविडेंसेस की बात कर रहे थे। ये हर्मेनेटिक फिनोमेना की बेसिकली ये क्या, इसकी फिलोसफिकल बेसिस क्या है? ड्रॉस ऑन एग्जिस्टेंस। ठीक है, थॉट्स एम्फसाइज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आप क्या करते हैं? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट लोगों के थॉट्स, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई आपको आंसर करेंगे। वो जो आंसर होते हैं ना उनको आप इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसर्चर अप्रोच। ठीक है, जो हर्मेनेटिक है
इसके अंदर क्या होता है, डायनामिक एंड रिफ्लेक्टिव विद नो फिक्स्ड रूल, इन्वॉल्व 6 रिसर्च एक्टिविटीज सेंटर्ड एज एन अबाइडिंग कंसर्न। ठीक है, डायनामिक होती है, डायनामिक चेंज होती रहती है, ठीक है, नेचर के अंदर। आप जब एक बंदे से पूछते हैं, दूसरे बंदे से पूछते हैं, तीसरे बंदे से पूछते हैं। रिफ्लेक्टिव होती है, रिफ्लेक्टिव क्या कि 3-4 लोग मिलके एक फिनोमेना बता रहे होते हैं, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो इसकी बेसिस के ऊपर इन्वॉल्व 6 रिसर्च एक्टिविटीज सेंटर ऑन एन अबाइडिंग कंसर्न। एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ने एक फिनोमेना बताया, उसकी बेसिस के ऊपर आपने थीम आइडेंटिफाई कर ली, दूसरे ने बताया, आपने उसकी बेसिस के ऊपर थीम आइडेंटिफाई कर ली। ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रांसीडेंटल एम्पिरिकल साइकोलॉजिकल फिनोमेनोलॉजी के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर विद रिसर्चर सेटिंग असाइड पर्सनल व्यूज फॉर फ्रेश एनालिसिस। अपने व्यूज जो है वो साइड पे रखता है इंडिविजुअल। देन क्या होता है, डेटा कलेक्शन इसमें कैसे होती है, इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन विद रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन एसेंशियल थीम्स। आपने सबसे पहले कोई थीम आइडेंटिफाई किया, उसी की बेसिस के ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे ना। थीम अगर आपने कोई एक आइडेंटिफाई करना है, लेट्स सपोज आई एम intending to identify your experience with qualitative research, so my main focus will be on the qualitative research, not on quantitative research or any other experience। individual जो है वो most of the time different किस्म के experiences at job, at social level or at होम वो कर रहा होता है। अब मैं उनसे पूछना शुरू कर दूं, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रही, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, हर चीज़ जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। अब वो चीज़ें जो है वो मेरी स्टडी के साथ नहीं आ रही, तो इट्स मीन कि मैंने फोकस हो के सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड या क्वालिटेटिव स्टडी की क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने हैं, फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर बेसिकली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी। और थीम सारी की सारी वहाँ से मेन थीम्स ऑफ एसेंशियल थीम्स, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आप सब थीम डिफाइन करेंगे। जो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होगा उसको हम सब थीम के अंदर डिफाइन करेंगे। देन कलेक्शन ऑफ, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसीडेंटल के अंदर कलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन देम इनटू द थीम। पहले आपने स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की और फिर उनको थीम के अंदर कन्वर्ट किया। इसके अंदर तो आप थीम के हिसाब से ही चल रहे थे, ठीक है। देन डेटा एनालिसिस इंटरप्रेटिव होगा, बैलेंस पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस टू क्रिएट अ कोहेरेंट होल। इंटरप्रेटिव होगा, ठीक है, और इंटरप्रेटिव मीन क्या आप डिफाइन सिर्फ करेंगे, लोगों ने जो कुछ कहा है ना आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। और इसके अंदर एनालाइज डेटा बाय कंबाइनिंग टेक्सचुअल वर्ड एंड स्ट्रक्चर हाउ डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन की बात कर रही है कि आपने टेक्स्ट जो है ना, आपके मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेसबुक के ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं, इसी तरीके से आपके जो ट्विटर के ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप उन कमेंट की बेसिस, उसको हम सेंटीमेंट एनालिसिस कहते हैं। वो जो सेंटीमेंट एनालिसिस आप कर रहे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप क्या करोगे, टेक्सचुअल एनालिसिस। व्हाट टेक्स्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा है और हाउ डिस्क्रिप्शन उसकी दोगे, उस एक ये टेक्स्ट क्यों लिखा गया है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन दोगे और उसके अंदर आप क्वांटिटेटिव कुछ चीज़ें जो हैं वो भी ऐड ऑन करोगे। आउटकम क्या होंगे, एंड इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस, यही है फिनोमेना। एक्सपीरियंस क्या है, फिनोमेना। और अ यूनिवर्सल एसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस इंटीग्रेटिंग बोथ टेक्सचुअल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चर क्या, डिस्क्रिप्टिव, जब आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे फिनोमेना को तो उसके साथ किसी भी इंडिविजुअल की बात करेंगे, वो जो आप क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ें इसके अंदर आप ऐड करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड रिसर्च। फिनोमेनोलॉजी हमने पढ़ ली ना, तो फिनोमेनोलॉजी के बाद अब हमारे पास क्या आती है, ग्राउंडेड आती है, ठीक है। सर ब्रेक आप तो क्लास ही लेट शुरू हुई है। नहीं सर, नहीं सर, टाइम ये 10 मिनट का, सर 10 मिनट भी लेट ही होता है, समझ आ रही है। यस अब कुछ मेरे ख्याल है चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई होंगी। हाँ, लेकिन सर इंग्लिश बहुत मुश्किल है सर। इसकी सर इसकी इंग्लिश जो है ना सर, वो आप समझा देते हैं, इजी लगता है, बुक में पढ़ो ना, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है सर। जो कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये बुक से पढ़ो ना, ये वर्ड वहाँ पे मैंने वो चेंज किए हैं यहाँ पे। यस सर।
ताकि आप लोगों को समझ आए। लेकिन ये है कि अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुई है बड़ा स्ट्रक्चर वे के अंदर के बेसिकली एक्सप्लेनेशन मीन कि आप जिस तरह अभी अथेंटिक रीडर की थ्योरी की बात कर रहे थे ना, उस थ्योरी के अंदर उसको जब डिफाइन किया गया ना तो बाकी चीज़ों को कंपेयर किया गया था। कंपेयर और कंट्रास्ट करने के बाद उन्होंने एक चीज़ जो है वो हमें बताई है कि ये चीज़ जो है वो इसका इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है और इस चीज़ का इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। वो जो इम्पैक्ट हम बता रहे हैं ना वो बेसिकली क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी। मतलब हमने थ्योरीज को अंडरस्टैंड किया, उस थ्योरी के अंदर से एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई है। दैट इज बेसिकली द मेन पर्पज ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, डिग करना एग्जिस्टिंग लिटरेचर को। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने लिटरेचर की ही बात की, फॉर अ प्रोसेस और एक्शन बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस। उन्होंने पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस की बात की है, ठीक है। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरेचर की बात करती है। होता है लोगों का एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपीरियंस एक ने बताया दूसरे ने बताया, अच्छा उसको एक्सप्लेन करते 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 आप एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवा देते हो। इस तरह के जो लोग होंगे वो ये चीज़ फील करेंगे और इस फीलिंग की बेसिस के ऊपर ये चीज़ होगी, उसकी बेसिस के ऊपर ये चीज़ होगी। ये पूरे का पूरा एक लॉजिकल स्टेप्स के साथ आप एक मॉडल बनाते हो जिसको हम थ्योरी कहते हैं या थ्योरेटिकल मॉडल कहते हैं। ठीक है, की कंसेप्ट क्या है, अनलाइक अदर क्वालिटेटिव मेथड। लाइक हमने अभी तक नैरेटिव रिसर्च को डिस्कस किया और फिनोमेनोलॉजी को डिस्कस किया है। तो फिनोमेनोलॉजी और नैरेटिव के अलावा ग्राउंडेड थ्योरी क्या करती है, इज ग्राउंडेड इन डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिसिपेंट, मेकिंग इट अ डेटा ड्रिवन अप्रोच टू थ्योरी बिल्डिंग। इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, ये तो इन्होंने पार्टिसिपेंट्स की बात की है ना, हम पार्टिसिपेंट किसको ले रहे हैं, वो जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास लिटरेचर के अंदर। ठीक है, समझ आ रही है ना, उसकी बेसिस के ऊपर हम नई थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। तो वो जो चीज है ग्राउंडेड इन डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिसिपेंट, ये कह रहा है कि आपने पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करना है और उसके बाद मेकिंग इट डेटा ड्रिवन अप्रोच। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है, क्योंकि हम भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना डिफरेंट किस्म की स्टडीज से और उनकी बेसिस के ऊपर एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा ड्रिवन अप्रोच, या ये थ्योरी की जो हम बात कर रहे हैं। हेलो, ओरिजिन क्या था इसका, डेवलप इन 1967 बाय सोशियोलॉजिस्ट बार्ने ग्लेसर एंड एंसेल्म स्ट्रॉस। ठीक है, who aim to generate theories from actual field data, especially focusing on people action, interaction and social processes। हमने यही कहा ना, एक फिनोमेना या एक कोई चीज होगी उसकी वजह से इंडिविजुअल का एटीट्यूड बनेगा, उस एटीट्यूड की बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल का बिहेवियर बनेगा। तो ये जो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं वो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर से आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। ठीक है, तो ओरिजिन 1967 के अंदर इसको डेवलप किया गया था, डिस्पाइट जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी है वो 1960 के अंदर आई थी। उन्होंने 1960 के अंदर एक थ्योरी दे दी थी, लेकिन उसको कहा क्या जाता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने फिनोमेनोलॉजी कह दिया होगा या कोई और जो है उसको नाम दे दिया होगा, लेकिन इसने 1967 के अंदर ये बताया है कि इसको हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। जो आप नई थ्योरी प्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एग्जिस्टिंग थ्योरीज जिनको आप डिग आउट कर रहे होते हैं और एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, who aim to generate theories from actual field data, especially focusing on people action, interactions and social processes। प्रोसेस क्या है इसका, ग्राउंडेड थ्योरी का, दिस अप्रोच एम्फेसिस इंटररिलेटिंग कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कलेक्टेड डेटा टू फॉर्म अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ऑफन रिप्रेजेंटेटिव, थॉरो डायग्राम एंड हाइपोथेसिस। इसकी बेसिस के ऊपर आप हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, लेकिन उसको हाइपोथेसिस नहीं कहा जाता। जब आप बना रहे होते हैं उस वक्त उसको प्रेपोजिशंस कहा जाता है। जब आप उसको एक्चुअल में टेस्ट करते हैं तो तब आप हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है,
अब देखो आप लोग जो काम कर रहे हो, लीडरशिप स्टाइल्स पॉजिटिव को आप स्टडी कर रहे हो, दिस अप्रोच एम्फेसिस इंटर रिलेटिंग कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने क्या कहा, आप लोगों ने 20-20 लीडरशिप स्टाइल, पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल मुझे अभी वो दी, आपने असाइनमेंट दी। मैंने आपको ये कहा कि उसके अंदर से आपने फोकस करना है जो कमराडरी लीडर के साथ या कमराडरी के साथ लिंक कर रहे हैं। अब क्या किया है हमने, इंटर रिलेटिंग कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कलेक्टेड डेटा, जो आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर से हमने कुछ जो है वो साइड पे काट दी, कुछ खत्म हो जाएंगी, कुछ रह जाएंगी हमारे पास। अब उसकी बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अब समझ आई ये प्रोसेस, बेसिकली इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ ताकि आप हाथ से करोगे ना तो आपको चीजें समझ आएंगी। इट्स मीन कि वो क्या है, वो आपकी ग्राउंडेड थ्योरी से रिलेटेड असाइनमेंट है। तो फॉर्म अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसकी बेसिस के ऊपर हम एक नया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे। और मिसिंग एलिमेंट हमें कैसे पता लगेंगे, वो जो आप आर्टिकल के अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला टेबल बनाओगे ना, उसमें हमें पता लगेगा कि कौन सी चीज जो है वो मिसिंग है, तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे लेटर स्टेज के ऊपर, ठीक है। फिर डायग्राम और हाइपोथेसिस, इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं इसके, बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी के ग्लेसर और स्ट्रॉस ने, ग्लेसर क्रिटिसाइज स्ट्रॉस स्ट्रक्चर अप्रोच एडवोकेटिंग फॉर अ लेस रिजिड मेथड, ठीक है। उसने कहा कि उसने दूसरे की बेसिकली जो स्ट्रॉस था, ठीक है, उसके जो मेथड उसने डिफाइन किया तो उसको क्रिटिसाइज किया कि ये जो है ना वो इतना रिजिड मेथड नहीं है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है उसके अंदर 2006 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई उसने, और इंटरप्रेटिव व्यू ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी फोकसिंग ऑन अ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शनिज्म भी हम कहते हैं ना, ये जो आप रियलिज्म जिसको मैं कह रहा था, आप हम लोग कह रहे थे ना कि रियलिटी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जो सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना रियलिटी की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली कहाँ आ रहा है, कंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। देन पोस्ट मॉडर्न एक्सपेंशन, क्लार्क ने 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया पोस्ट मॉडर्न व्यू एनालाइजिंग सिचुएशन थ्रू सोशियोलॉजिकल मैप्स एंड यूजिंग ये कौन सी है, फुकार्ट्स थ्योरीज टू क्वेश्चन रिसर्चर अथॉरिटी, प्रमोट रिफ्लेक्सिविटी एंड एक्नॉलेज द पॉलिटिकल नेचर ऑफ रिसर्च। पोस्ट मॉडर्न के अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म ये भी जो है ना, ये अभी आके इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 2005-06 के बाद जो है वो रिसर्च के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके अंदर भी ज़्यादातर जो बात है ना वो रिफ्लेक्सिविटी और इस तरह की चीज़ें जो है ना उनकी बात मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें जितने भी रिसर्चर जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो रिसर्च को किस तरीके से मोल्ड कर रहा होता है, अपने पर्सपेक्टिव को डिफाइन कर रहा होता है। इसीलिए हम वो जो अपाची की बात कर रहे थे ना कि आपने क्या करना है, अपने आप को ब्रैकेट इन या ब्रैकेट आउट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है वो इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी इज बेसिकली वाइडली यूज्ड इन फील्ड सच एज सोशियोलॉजी, नर्सिंग के अंदर यूज होती है, एजुकेशन के अंदर यूज होती है, एंड साइकोलॉजी, ये उसके अंदर यूज होती है ग्राउंडेड थ्योरी, अडॉप्टिंग टू वेरियस रिसर्च कॉन्टेक्स्ट थ्रू डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो अब ये जो डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कौन से हैं, ऑथेंटिक लीडर, एथिकल लीडर, हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है। हर थ्योरी को क्या कर रहे हो आप, आइडेंटिफाई कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कंट्रास्ट कर रहे हो। ये चीज़ें बेसिकली वो पर्सपेक्टिव हैं या एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी है, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर रहे होगे अपने रिसर्च कंटेस्ट के अंदर। फीचर कौन कौन से हैं ग्राउंडेड थ्योरी के, हमने यही कहा था ना कि हम पहले उसको डिफाइन करेंगे, एम्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फीचर्स बताएंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी के फीचर्स होते कौन कौन से हैं। The researcher focus on a process or an action that has distinct steps or phases that occur over time. Thus, a grounded theory study has movement of some actions that the researcher is attempting to explain. A process might be developing a journal education program or the process of supporting faculty to become a good researcher.
ठीक है। अब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, उनको एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो ये फोकस करती है प्रोसेस और एक्शंस को, और वो वाले डिफरेंट किस्म के जो स्टेप्स हैं, फेजेस दैट अकर ओवर टाइम, के एथिकल लीडर एक टाइम के ऊपर आई, ऑथेंटिक एक टाइम के ऊपर आई, क्रिस्मेटिक एक टाइम के ऊपर आई, एम्पावरिंग एक टाइम के ऊपर आई, और उनके अंदर कौन कौन से पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया गया है, और फिर हमको ये एक नई चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड फीचर इसका क्या है कि द रिसर्चर आल्सो सीक्स इन द एंड टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ दिस प्रोसेस और एक्शन। देयर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ अ theory available in the literature, but in general a theory is an explanation of something or an understanding that the researcher developed. This explanation or understanding is joined together in grounded theory of theoretical categories that are arrayed to show how the theory works. For example, a theory of support for faculty may show how faculty are supported over time by specific resources, by specific action taken by individual with individual outcome that enhance the researcher performance of a faculty member. तो डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट आपने डिफाइन करते जाना है और उनके साथ उसको लिंक करना है, प्रपोजिशंस बनानी है। इसकी वजह से ये चीज़ होती है, इसकी वजह से ये चीज़ होती है। जब सुपरवाइजर सपोर्ट या ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट की थ्योरी आई बैक इन 1996 प्रेजेंटेड बाय आइजनबर्गर, उसने क्या किया था, उसने ये बताया था कि सुपरवाइजर सपोर्ट होता है और को वर्कर सपोर्ट होता है। दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली सपोर्टिंग इट्स वर्कफोर्स और एम्प्लॉय। What is the definition of organization support? It is basically when organization is valuing the contribution of its member mean employees, ठीक है, और support कितना कर रही होती है in order to give them a perfect environment or resources in order to accomplish their assigned task, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इट्स मीन कि आप रिसोर्सेज, एक्शन टेकन बाय द इंडिविजुअल विद इंडिविजुअल आउटकम। अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी। ये इस तरीके से आप उसके एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल विद इंडिविजुअल आउटकम, तो परफॉर्मेंस क्या होगी, इंडिविजुअल का आउटकम होगा, ठीक है। दैट एनहांस द रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ अ फैकल्टी मेंबर, क्रेसवेल ने बेसिकली 1992 के अंदर कहा। मेमोरिंग इसका थर्ड जो है वो एक फीचर है जो कि क्या कहता है, बिकम पार्ट ऑफ डेवलपिंग the theory as the researcher writes down ideas as data are collected and analyzed। अब आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको फिर हम एनालाइज करेंगे। आफ्टर कलेक्टिंग हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को इन दीज मेमोज। तो ये क्या होगा, मेमोज बनेंगे, ठीक है। वो मेमोज नहीं होते छोटे छोटे जो है वो चंक्स। Then the idea attempt to formulate the process that is being seen by the researcher and to sketch out the flow of the process। अब उसके अंदर से हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमें ये पता है कि एटीट्यूड क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होते हैं। हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके कि उसकी वजह से एटीट्यूड कैसे डेवलप होते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर एंड सब्सिक्वेंटली उसके जो बिहेवियर है वो कैसे फॉर्म होते हैं इन दिस basically process। Then feature again, next feature क्या है, the primary form of data collection is often interviewing in which the researcher is constantly comparing data collected from participants with idea about the emerging theory। आप क्या कर रहे हैं, आप सारे के सारे वो जो लीडरशिप स्टाइल के कंपैरिजन करके लेके आएंगे तो उनको हम एनालाइज करेंगे, कंपैरिजन को हम मिसिंग एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे और उन मिसिंग एलिमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, gathering new interview and then returning to the evolving theory to fill in the gap and to elaborate on how it works।
ये कैसे हम बताएंगे? हाउ इट वर्क्स, इट्स मीन कि हम कहेंगे कि पहले ये चीज होगी, ठीक है, इस चीज की बेसिस के ऊपर ये चीज बनेगी और इसकी बेसिस के ऊपर ये चीज। इट्स मीन कि यहाँ पे फॉलोअर्स का एटीट्यूड बनेगा और यहाँ पे फॉलोअर्स का बिहेवियर बनेगा, और ये बेसिकली वो सारी की सारी चीजें होंगी जो बेसिस प्रोवाइड करेंगी। लाइक ऑथेंटिक लीडर के अंदर जिस तरह उन्होंने डिफाइन किया था, प्रेपोजिशंस बनाई थी, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है कि डेटा एनालिसिस इसके अंदर कैसे होगा? डेटा एनालिसिस कैन बी अ स्ट्रक्चर एंड फॉलो द पैटर्न ऑफ डेवलपिंग ओपन कैटेगरीज, selecting one category to be the focus of the theory and then detailing additional category to form a theoretical model। जो पिछली जितनी भी चीजें हो रही थी उसके अंदर हम ब्रॉडर थीम्स डिफाइन करते थे और उसकी बेसिस के ऊपर सब थीम डिफाइन करते थे। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है, और वो जो कोडिंग है वो डिफरेंट तरह की होगी। एक्सियल कोडिंग भी होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कोडिंग की। ये सिलेक्टिव, जिस तरह वो कह रहा है ना, सिलेक्टिव कोडिंग। द इंटरसेक्शन ऑफ द कैटेगरीज बिकम द थ्योरी कॉल्ड सिलेक्टिव कोडिंग। दिस कैटेगरी कैन बी प्रेजेंटेड एज अ डायग्राम, और थ्योरी हमेशा आपकी डायग्राम की शेप में होती है, एक पूरी डायग्राम बनती है। एज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मैंने कहा कि सबसे बारिश, सर आवाज बनती है। प्रेपोजिशंस मैंने कहा कि क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं? प्रेपोजिशंस बनाते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टडी में प्रेपोजिशंस होती हैं, हाइपोथेसिस नहीं होते हैं, ठीक है। और डिस्कशन, और उसके बाद डिस्कशन करेंगे, हम उनको टेस्ट नहीं करेंगे। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट, प्रेपोजिशन को टेस्ट नहीं करते हैं, वो क्वांटिटेटिव रिसर्चर का काम है। हम स्टार्ट के अंदर सिर्फ एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है। Data analysis can also be less structured and based on developing a theory by piecing together implicit meaning about a category। अब हर कैटेगरी को कोई ना कोई नाम देंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा ना कि ये चीजें जो है वो इम्पैक्ट करेंगी एटीट्यूड को। एटीट्यूड एक बड़ी कैटेगरी है, एटीट्यूड के अंदर इंडिविजुअल के डिफरेंट किस्म के एटीट्यूड्स आ जाते हैं, तो हम उन एटीट्यूड्स की बात करेंगे, ठीक है। देन आपका क्या होता है? सिस्टमैटिक अप्रोच, इसकी क्या टू अप्रोचेस यूज होती हैं बेसिकली। अब फीचर इसके खत्म हो गए हैं, जो फीचर की मैं बात कर रहा था। अब इसके बाद क्या है, आपके पास अप्रोचेस आ जाती हैं। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर दो तरह की अप्रोच यूज होती हैं। एक जिसको हम कह रहे हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। गोल क्या होता है? सिस्टमैटिक डेवलप अ थ्योरी एक्सप्लेनिंग प्रोसेस, एक्शन और इंटरेक्शन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक सच एज करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। प्रोसेस क्या? इन्वॉल्व एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन थ्रू 20 to 30 इंटरव्यूज, थियोरेटिकल सैंपलिंग एंड या zigzag पैटर्न ऑफ फील्ड विजिट एंड एनालिसिस, ठीक है। एक जगह से फिर दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह से zigzag, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? आप इसका सिस्टमैटिकली डेवलप करेंगे थ्योरी एक्सप्लेनिंग प्रोसेस, और उसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे? ये डेटा भी 20 से 30 लोगों से इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? उसकी कोडिंग करेंगे। सिलेक्टिव कोडिंग होगी, एक्सियल कोडिंग होगी, या जो भी नहीं समझ है। नहीं समझ सिस्टमैटिक अप्रोच किस चीज? सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर सिंपल इतनी सी बात याद रखो, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे फिनोमेना को या किसी भी चीज को जो आप करने जा रहे हो, थ्योरी को, ठीक है, उसके प्रोसेस को, और उसके बाद 20 से 30 लोगों से इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे, और उन्हें इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर कैटेगरीज डिफाइन करोगे कि किस चीज़ का किस चीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सिस्टमैटिक वे के अंदर आप चलोगे। देन सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर ही डेटा एनालिसिस कैसे होगा? ओपन कोडिंग होगी सबसे पहले, ठीक है। आइडेंटिफाई मेजर कैटेगरी, मैंने कहा ना कि आप एटीट्यूड की बात कर रहे हो ना, तो एटीट्यूड और बिहेवियर की बात कर रहे हो। बिहेवियर के अंदर आपका आता है नॉलेज शेयरिंग बिहेवियर, ठीक है। उसके अलावा परफॉर्मेंस आ जाती है इंडिविजुअल की, टास्क परफॉर्मेंस होगी, कंटेक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर आ जाता है, सिनिसिज्म आ जाता है, ये नेगेटिव बिहेवियर हैं, ठीक है। भी गाड़ी बुलवाई थी मेरा क्या है सर अच्छी बात है, बारिश हवा है। अच्छा बारिश हो जाएगी ना,
छोटा पॉइंट निकालना है भाई, चले जाओ अभी ना बाकी जो बात वो क्लास में भी मेजर कैटेगरी है, ठीक है। एक्सियल कोडिंग के अंदर क्या होगा, फोकस ऑन वन कोर कैटेगरी, ठीक है। मेजर कैटेगरीज आपने बता दी, हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज आप डिफाइन करोगे। एक्सियल कोडिंग क्या होती है, फोकस ऑन वन कोर कैटेगरी विद सराउंडिंग कैटेगरी लाइक कॉजल कंडीशन। कॉजल कंडीशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, कॉज एंड इफेक्ट आप देखते हो, इस चीज का इम्पैक्ट इस चीज के ऊपर क्या आ रहा है। कंटेक्चुअल कंडीशन देखते हो, किस कंटेक्स्ट के अंदर आप स्टडी करने जा रहे हो। देन एंड आउटकम इन एक्सियल कोडिंग पैराडाइम, एक्सियल कोडिंग आप करोगे उसके अंदर, ठीक है। एक्सियल कोडिंग क्या है, वो कोर कैटेगरी को आप आइडेंटिफाई करोगे और उसके सब एलिमेंट्स जो हैं उनको डिफाइन करोगे। सेलेक्टिव कोडिंग क्या होगी, डेवलप प्रीपोजिशंस और अ नैरेटिव टू इंटररिलेट कैटेगरीज इनटू अ थ्योरी। अब इसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, प्रीपोजिशंस डिफाइन करोगे, ठीक है। और वो जो आपकी थ्योरी बनी होगी ना, आप बना रहे होगे, उस थ्योरी की बेसिस के ऊपर आप प्रीपोजिशंस बताओगे। देन आउटकम क्या होगा, लो लेवल substantive theory with option for visual model or hypothesis statements. The rarely used condition matrix, ये जो अभी आप बनाओगे ना, ये कंडीशनल मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर आप कंपेयर करोगे और कंट्रास्ट लेके आओगे कि ये कैसे डिफरेंशिएट करता है इस लीडरशिप स्टाइल से और ये कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है इससे। ये पूरे का पूरा एक मैट्रिक्स बना होगा ना, उसके अंदर आप क्रॉस करोगे, ये चीज़ इसमें नहीं आ रही, ये चीज़ यहाँ टिक मार्क करोगे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली मैट्रिक्स है। कंडीशनल मैट्रिक्स एक्सपेंड एनालिसिस टू ब्रॉडर सोशल लेवल, इंडिविजुअल टू ग्लोबल। अब इसी तरीके से आपके डिफरेंट किस्म के लेवल्स होते हैं, इंडिविजुअल लेवल भी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो गया, इस तरह के डिफरेंट किस्म के लेवल्स हैं जिनको आप डिस्कस कर रहे होते हो। देन सेकंड अप्रोच क्या है, ये हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। सेकंड है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इंटरप्रेटिव एंड फ्लेक्सिबल, focusing on diverse local reality, embedded network and complex social interaction, ठीक है। इसके पर्सपेक्टिव क्या है कि सोशल इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो चीजों को। फोकस किस चीज के ऊपर होता है, एम्फेसिस पार्टिसिपेंट्स बिलीव वैल्यू आइडियोलॉजी एंड एम्बेडेड पावर डायनामिक रादर देन स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड मेथड। आप इसके अंदर जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कैसे हो रही है चीज, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हो रादर इन अ सिस्टमैटिक वे। वहां पे तो आपने उनसे बातें ली, एक कैटेगरी बताई, जिस तरह हम थीम बता रहे थे उस तरह एक कैटेगरी बताई, उसकी सब कैटेगरी बताई, उसको कोड कर दिया। सेलेक्टिव कोडिंग होगी, ओपन कोडिंग हो गई, एक्सियल कोडिंग हो गई। लेकिन इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेंट बिलीव वैल्यू आइडियोलॉजी एम्बेडेड पावर डायनामिक रादर देन स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर मेथड। लोग जो जो बताते जा रहे हैं आप उनको साइड पे करते जा रहे हो, ठीक है। देन प्रोसेस क्या होगा, कलेक्टिंग रिच डेटा, मेमोराइजिंग, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग एंड यूजिंग एक्टिव कोड, ठीक है। और रोल ऑफ रिसर्चर क्या होगा इसमें, रिसर्चर एक्टिवली इंटरप्रेट डेटा ब्रिंगिंग पर्सनल इंसाइट। अब इसके अंदर वो अपनी इंसाइट्स जो है वो डिफाइन कर सकता है रिसर्चर, जो फिनोमिनोलॉजी के अंदर वो नहीं कर सकता था, लेकिन इस ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर वो अपने पर्सपेक्टिव दे सकता है बाय डिफाइनिंग दिस स्टडी, ठीक है। इस तरह करके ये नहीं कहेगा कि मैं कह रहा हूँ, स्टडी कह रही है, ठीक है। क्योंकि इसका इतना रिगरस प्रोसेस है कि आपने हर चीज को आइडेंटिफाई करना है, लिटरेचर से सपोर्ट करवाना है, कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है, तो वो लिटरेचर खुद ही बता रहा होगा। आप अगर इंटरप्रेट कर भी रहे होंगे तो बाइसनेस उसमें नहीं आएगी, इसलिए इसमें अलाउ किया जाता है कि वो अपना इंटरप्रेट जो है ना वो करे। रिसर्चर का रोल इसके अंदर क्या है कि इंटरप्रेट डेटा ब्रिंगिंग पर्सनल इंसाइट एंड वैल्यूज एंड कंक्लूजन आर सजेस्टिव, रिफ्लेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिव रादर देन डेफिनेटिव आउटकम। सर अभी आपने बताया था वो अनिका से जब डिस्कशन कर वो फिनोमिनोलॉजी के अंदर था, वो यही मैं बता रहा हूँ ना कि फिनोमिनोलॉजी के अंदर आप क्या करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव अपना एक्सपीरियंस नहीं देते हैं। यहाँ पे वो आपको
अलाउ कर रहा होता है कि आप अपने, और क्यों कर रहा होता है, इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने इतना रिगरस प्रोसेस अडॉप्ट किया है कि हर चीज़ लिटरेचर से है। जब लिटरेचर से लेके आपने डिफाइन की हुई है ना, तो उसकी बेसिस के ऊपर पढ़ने वाले को भी ये पता है कि रिसर्चर इंटरफेयर अपना नहीं कर सकता, जो डेटा अवेलेबल है उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, और वो उसमें फिर अपनी वैल्यूज़, अपने पर्सनल बिलीफ जो है वो उनको ऐड कर सकता है। लेकिन किसकी बेसिस पे होंगे वो सारे बिलीफ, वो लिटरेचर की बेसिस के ऊपर होंगे, इसलिए उसमें बाइसनेस नहीं होगी। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज बेसिकली अलाइंग द रिसर्चर कि वो कार्य। प्रोसीजर क्या होता है ग्राउंडेड थ्योरी का? डिटरमिनिंग सूटेबिलिटी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी इज आइडियल व्हेन एग्जिस्टिंग थ्योरीज आर आइदर एब्सेंट, incomplete, or based on different population than those of interest. It helps develop a theory to explain processes as experienced by participants. इसका मतलब क्या है? हमने यही कहा है ना कि एग्जिस्टिंग थ्योरी के अंदर से कोई चीज़ एब्सेंट है, कोई इनकम्प्लीट है, उसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये सारी की सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद आप क्या करेंगे? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस अ प्रोसेस एंड आइडेंटिफाइंग इट्स स्टेप्स। व्हाट वाज द प्रोसेस, हाउ डिड इट अनफोल्ड, कौन सा प्रोसेस जो है वो मिसिंग है, ये आपने रिसर्च क्वेश्चंस बताएंगे ना, उनके अंदर आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मिसिंग हैं, हमने क्या आइडेंटिफाई किया और हम ये स्टडी करने क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लोर ब्रॉडर aspects of the experience followed by detailed questions that support axial coding. What was central to the process, what influenced this phenomena, कुछ सेंट्रल आइडिया क्या है प्रोसेस का और इन्फ्लुएंस कैसे करेगा ये फिनोमेना। ठीक है, डेटा कलेक्शन कैसे होगी? प्राइमरी डेटा कलेक्शन इसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन अकर थ्रू इंटरव्यू विद एडिशनल डेटा फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, document or audio visual material if needed. The goal is to collect enough information to achieve data saturation, typically involving 20 to 60 interviews. अब जब आप थ्योरी बनाने जा रहे होते हो ना, तो फिर 4 to 6 इंटरव्यूज नहीं काफ़ी होते, फिर आपको इंटरव्यू ज़्यादा कंडक्ट करने होते हैं, क्योंकि और एनवीवो सॉफ्टवेयर के अंदर ये कोडिंग के ऑप्शन है, एक्सियल कोडिंग भी आप कर रहे होते हो और सिलेक्टिव कोडिंग हो रही होती है, ओपन कोडिंग हो रही होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इनेबल करता है एनवीवो बेसिकली। ठीक है, आप लोगों ने क्वालिटेटिव स्टार्ट की थी, आपने कहा था 5 to 6 पार्टिसिपेंट क्वालिटेटिव, वो हर टाइप इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ना कि वो फिनोमेनोलॉजी जो है ना, उसके लिए 4 से 6 काफी है। याद रखिए उसमें क्या आने हैं, उसमें कितने आने हैं, उसमें कितने आने हैं। अब नेचर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर है ना, नैरेटिव बिल्ड करना है तो नैरेटिव बिल्ड, इसीलिए तो मैं बड़ा पढ़ा रहा हूँ ना ये चीज़ें, कि जब आप फिनोमेनोलॉजी करोगे 4 से 6 भी काफ़ी है, ग्राउंडेड थ्योरी करोगे, बिल्कुल एक नई थ्योरी प्रेजेंट करने जा रहे हो तो फिर उसमें ज़्यादा होंगे, उसके लिए प्रोसेस भी थोड़ा रिगरस होगा। ठीक है, डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजीज क्या और स्टेजेस क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करोगे? ओपन कोडिंग करोगे। ओपन कोडिंग कैसे होगी? सेगमेंट द डेटा टू क्रिएट कैटेगरीज, फाइंडिंग प्रॉपर्टीज सब कैटेगरीज विद इन ईच एंड यूजिंग डायमेंशनलाइजेशन टू शो रेंज विद इन प्रॉपर्टीज। आप सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को डिस्कस करोगे, एक कोडिंग होगी, इससे रिलेटेड कौन कौन सी उस इंडिविजुअल के अंदर जो है वो आ रही हैं चीज़ें। लाइक आपने ऑथेंटिक रीडर की बात की ना, उसकी एक डायमेंशन है इंटरनलाइज मोरल पर्सपेक्टिव, दूसरी है बैलेंस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो बैलेंस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिससे ये फॉर्म होके कोडिंग की बेसिस के ऊपर वो बनी है। तो एक आपने सेगमेंट द डेटा टू क्रिएट कैटेगरीज, finding properties subcategories within each and using dimensionalization to show ranges within prepositions। ठीक है, या properties। axial coding क्या होगी? reassemble data with a structure approach, creating a coding paradigm or visual model। अब उसकी बेसिस के ऊपर आप विजुअल मॉडल बनाओगे कि ये कि इस चीज़ के साथ लिंक कर रही है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये मोरल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, तो उसकी एक कैटेगरी बनी हुई थी, उसके साथ इंटरकनेक्टेड आइटम आ जाएंगे। ठीक है,
सेंट्रल फिनोमिना क्या है, कोर कैटेगरी रिलेटेड टू द मेन फिनोमिना। कॉजल कंडीशन क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सेंट्रल फिनोमिना। इट्स मीन एक चीज का इम्पैक्ट दूसरी के ऊपर कैसे आ रहा है, एटीट्यूड के ऊपर कैसे आ रहा है। सेंट्रल फिनोमिना कोर कैटेगरी रिलेटेड टू मेन फिनोमिना। वो जो एक कैटेगरी है उसके अंदर जो अगली आ रही है मोरल पर्सपेक्टिव जो आ रहे हैं, ऑथेंटिक लीडर मेन कैटेगरी थी, मोरल पर्सपेक्टिव उसकी सब कैटेगरी थी। किसके साथ लिंक आ रही थी, ऑथेंटिक के साथ ही लिंक आ रही है। लेकिन हम कहते हैं कि मोरल पर्सपेक्टिव अगर एक इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर रहा होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्प्लाई जो है उनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आती हैं। अब ये कॉजल हो गया है, ठीक है, मोरल पर्सपेक्टिव का इम्पैक्ट पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर। देन आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द सेंट्रल फिनोमिना। देन कंटेक्स्ट एट इंटरव्यू कंडीशन क्या होगी, सिचुएशनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेटजीज। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, आउटकम फ्रॉम स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू द फिनोमिना। ये सारी आती हैं बेसिकली आपकी एक्सियल कोडिंग के अंदर, ठीक है। सेलेक्टिव कोडिंग कौन सी होती है, कनेक्ट द कैटेगरी इनटू कोहेसिव नैरेटिव, स्टोरी लाइन और आउटलाइन प्रपोजिशंस हाइपोथेसिस दैट डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग कैटेगरीज। उसके अंदर से कुछ चीजें आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और उन सिलेक्शन की बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे, प्रपोजिशंस डेवलप करेंगे। वो जो प्रपोजिशंस होंगी वो सेलेक्टिव कोडिंग के अंदर आ रही होंगी। देन बस एथनोग्राफी स्टार्ट होगी या अगली जो है वो, तो एथनोग्राफी जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। आज हमने दो पढ़ी है, तो अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हमने कितनी पढ़ ली है, 3 अप्रोचेस जो है वो पढ़ ली है। नैरेटिव भी पढ़ ली है, फिनोमिनोलॉजी भी पढ़ ली है और ग्रामेटिक थ्योरी भी पढ़ ली है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी रह जाती है, दो रह जाती हैं, एक एथनोग्राफी और एक केस स्टडी है, ठीक है। तो ये 5 जो है वो हमारी अप्रोचेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इनके अंदर देखेंगे, कोई एग्जांपल्स देखेंगे कि 5 स्टडीज की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। वो मैं आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उन 5 कैटेगरीज की। उनके ऊपर आपने क्या करना होगा, एक एक प्रेजेंटेशन देनी होगी। ग्रुप बेशक बना लो कि इस आर्टिकल के अंदर या इस स्टडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। वो मैं सैंपल भी दूंगा। बल्कि हमने एक की है यहाँ पे, वो एक वो जो फीमेल कनाडा के अंदर पढ़ रही थी, वो हमने की थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि मैं बाकी आपको दूंगा ना, तो आप उसके मुताबिक बना लेना, ठीक है। वो वैसे इसके बाद आती है, लेकिन हम लोगों ने वो पहले पढ़ ली थी। मैं वो जब पढ़ा रहा था तो मुझे उसी वक्त आइडिया हो गया था कि पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि ये कैटेगरीज और बाकी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसको डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए ना मैंने ये, और आज मेरा ख्याल है बड़ा आराम आराम से, कोई इतना तेज़ नहीं बढ़ाया, समझ तो आई है ना, आ रही है ना, ये शुक्र है। क्योंकि इनके तो नैरेटिव बहुत अजीब थी ये वाली, इनके नहीं, वो मुझे समझ आ रही थी ना, टीचर अब पढ़ा रहा होता है ना तो पता लग रहा होता है ना कि स्टूडेंट को समझ आ रही है या नहीं, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। फिर नैरेटिव को भी अगर उसका ये कि जो आप मतलब स्लाइड्स है ना, हम तैयारी ट्रेनिंग से करिए, तो आप ना उसको ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हम लोग उसका प्रिंट करके जब आप बोलते हैं तो हम लोग उसी के ऊपर लिख सकें। ये अच्छी सजेशन है, बिल्कुल ठीक है। मैं आज के बाद कर दूँगा, ठीक है। वो मुझे बस याद करवा देना। सर वो तो पता नहीं आज छुट्टी है, आपको कुछ याद है?